तो हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपका हिस्ट्री का जो सेट 2 है, चलिए उसका सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। हिस्ट्री का है, क्लास 11th का टर्म 2 परीक्षा का है और सेट 2 है। कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और सभी का अच्छे से सॉल्यूशन देंगे। आपको एक बार मैंने पहले भी बता दिया था, 1 से 7 के बीच में आपको किन्हीं 5 का उत्तर देना है, 2-2 नंबर वाले हैं। 8 से 14 के बीच में किन्हीं 5 का उत्तर देना है, 3-3 अंक वाले हैं। मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ और 5 क्वेश्चन यहाँ, 13 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर द्वारा 95वें थीसिस की रचना कब हुई? तो कब हुई? तो थीसिस की रचना 1597 ईस्वी में हुई। ठीक है, आगे देखिए, इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की? तो 1540 ईस्वी में की। तो आपका 1540 आंसर होगा। किस पेड़ के नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा? तो ये क्वेश्चन भी याद रखिए, ब्राज़ील देश का नाम ब्राज़ील वुड पर पड़ा है ना। ये एक पेड़ का नाम है ब्राज़ील वुड। आगे देखिए, इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? कुस्को। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं मॉडल पेपर के, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं फिर से बोल दूँ, एग्जाम में आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके याद करके एकदम गांठ बांट लीजिए कि याद करना है। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो ब्रिटेन में कब हुई देख लीजिए, 1780 से 1850 के दशक में। ठीक है, ब्रिटेन की प्रथम औद्योगिक क्रांति। आगे देखिए, लुडिज्म आंदोलन कब हुआ? तो लुडिज्म आंदोलन 1811 ईस्वी से ये वाला जो हुआ 1811 से लेके 17 तक के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा लुडिज्म आंदोलन। आगे देखिए, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो आधुनिक चीन के संस्थापक देख लीजिए कौन है, थे माओ त्से तुंग। ठीक है, अब यहाँ से देखिए लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। शुरू वाले में किसने 5 का देना था, अब यहाँ से भी किन्हीं 5 का उत्तर देना है और आपका सभी 3-3 अंक वाले प्रश्न शुरू हो गए। चलिए, पाप स्वीरोक्ति है ना, पाप स्वीरोक्ति नामक दस्तावेज क्या थी? देखिए, तो देखिए, चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके उसे पाप स्वीरोक्ति नामक दस्तावेज कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पाप स्वीरोक्ति दस्तावेज किसको कहते हैं? जो पाप से आपको मुक्ति दिला सके। ठीक है, आगे देखिए, एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। ठीक है, एज़टेक और मेसोपोटामिया के लोगों की सभ्यता की आप लोग को तुलना करना था। देखिए उत्तर, मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई जबकि एज़टेक सभ्यता आपका अमेरिका में विकसित हुई थी। याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया वाला जो सभ्यता था वो इराक में हुआ विकसित, जबकि जो आपका एज़टेक सभ्यता थी वो अमेरिका में विकसित हुई। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे, परंतु एज़टेक सभ्यता के लोग कृषि जानते थे परंतु पशुपालन नहीं जानते थे। मेसोपोटामिया के लोग कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे, लेकिन याद रखिए एज़टेक के सभ्यता के लोग पशुपालन नहीं जानते थे, सिर्फ कृषि जानते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कांस्यकालीन सभ्यता में हुआ था। आप लोगों को पता होगा 3 एज में बांटा जाता है ना। पहले लोह युग बांटा जाता है, लोह युग, ताम्र युग, कांस्य युग। तो यहाँ पे कांस्य युग की बात की जा रही है। ठीक है, कांस्यकालीन सभ्यता में हुआ था जबकि एज़टेक सभ्यता का विकास ऐतिहासिक युग में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, मेसोपोटामिया एवं एज़टेक दोनों सभ्यताओं में शिक्षा का विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन शुरू हो गया फिर से क्वेश्चन क्या है, देखिए, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? ये यहाँ तक क्वेश्चन है, पार जाने का साहस किया। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि किन कारणों से किया था। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। चलिए देखते हैं कारण क्या है। अन्य देशों में स्पेन और पुर्तगाल के लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। विभिन्न देशों के साथ वे व्यापार करना चाहते थे। देखिए, अपना धर्म प्रचार प्रसार करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे और उन्हें पता चला कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से ही अनजान देशों से संपर्क हो सकता है। तो अनजान देशों से संपर्क के लिए भी उन्होंने ऐसा किया। आगे देखिए, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? बोलता है नहर और रेलवे परिवहन दोनों के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। तो चलिए पहले देख लेते हैं नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ निम्नलिखित है। पहले नहरों के देख लेते हैं सापेक्षिक लाभ। तो देखिए, नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसी भारी भरकम है ना वह पदार्थों को कारखानों तक ले जाना काफ़ी सरल हो गया। किसके द्वारा? नहरों द्वारा। तो नहरों द्वारा खानों से कोयले, लोहे जैसे भारी पदार्थ को पहुंचाना आसान हो गया। नहरों द्वारा माल का आयात व निर्यात सबसे सस्ता पड़ता था, कि नहरों द्वारा जो माल का आयात निर्यात होता था सस्ता पड़ता था। बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हुए। बड़े बड़े जब सिटी को जब मिला दिया गया तो इन नहरों से जब मिला दिया गया तो इनके सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हो गए, कम खर्च में अब आना जाना होने लगा। अब रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ देख लीजिए।
रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करता पड़ता था। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया, है ना, कि यात्रियों को नहरों से जो यातायात के साधन से यात्रा करना पड़ता था अब इनको आसानी हो गया, अब रेल से जाने लगे। रेल संचार का सबसे सस्ता व सरल साधन है जिससे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया, सस्ता भी पड़ता था। आगे देखिए, मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके याद कर लीजिएगा कि मेजी पुनर्स्थापना 19वीं शताब्दी में जापान में घटनाक्रम था जिससे सन 1868 ईस्वी में सम्राट का शासन फिर से बहाल हुआ। ठीक है, इससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए जिनसे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक और सैन्य विकास की तरफ बढ़ने लगा। इस क्रांति ने जापान के एडो काल का अंत किया और मेजी काल को आरंभ किया। याद रखिएगा, एडो काल का अंत हुआ फिर मेजी काल का आरंभ हुआ है। ठीक है, इस पुनर्स्थापना से पहले जापान का सम्राट केवल नाम का शासक था, वास्तव में शोगुन की उपाधि वाले सैनिक तानाशाह शासन राज करता था। याद रखिए कि नाम का केवल सम्राट रहते थे, जबकि रियल में जो राज करते थे वो सैनिक तानाशाह ही किया करते थे। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो पीडीएफ आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देख लीजिए, आप लोगों को सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए दोनों चैनल सब्सक्राइब करना है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं वीडियो बोर्ड आभा और नव आभा, ये 2 यूट्यूब चैनल हमारे ही हैं, दोनों में सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आप लोग का यहाँ पे आप लोग 2 लिंक से देखिए, 2 हमारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, इसमें से एक मेन ग्रुप का लिंक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और एक 12th ग्रुप का। तो आप लोग अगले साल 12th में जाओगे तो ये दोनों लिंक से आप लोग को जुड़ जाइएगा, वीडियो के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। और अगर वीडियो से नहीं जुड़ पाते हैं तो देखिए, वीडियो लिंक, पीडीएफ सॉल्यूशन सभी टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे आपको। तो टेलीग्राम ऐप आपको खोल लेना है और ये 2 ग्रुप जो है, आपको अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं तो ये दोनों ग्रुप को सर्च कीजिएगा, बोर्ड आभा जैक बोर्ड। देखिए ये मेन ग्रुप है, यहाँ जुड़ना है, ये वाला ग्रुप में जुड़ना है और ये वाला में नहीं जुड़ना है, 10th वाला में नहीं जुड़ना है और 12th वाला में फिर जुड़ना है। तो ये वाला चैनल, ऊपर वाला और नीचे वाला, 2 चैनल में आप लोग को जुड़ना है। ठीक है, बीच वाला में नहीं। तो 12th वाला का भी देखिए नाम दिया हुआ है जैक बोर्ड क्लास 10 या क्लास 12 चैम्प्स बोर्ड आभा। तो ये दोनों में आप नाम सर्च करके ही जुड़ जाना, क्योंकि बहुत कोई लिंक से नहीं भी जुड़ पाते हैं। तो मैंने बता दिया कहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। अब 13 नंबर तक मैंने आपको करा दिया था। अब चलिए 14 नंबर से चलते हैं। ये भी मैंने आपको यहाँ से कराना था कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। तो चीनी क्रांति के चलिए हम लोग देख लेते हैं। मेजी वाला मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के मुख्य कारण मंचू राजवंश की दुर्बलता, पाश्चात्य जगत से संपर्क चीनी क्रांति का एक प्रमुख कारण था। आगे देखिए, चीन की क्रांति का एक प्रमुख कारण आर्थिक दुर्दशा भी था। चीन की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, किंतु सरकार उसके भोजन के इंतजाम करने में असमर्थ थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी वह जनता के लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए, पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव। तो पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव चलिए देखते हैं। पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा महाद्वीप के पुराने देश के यूरोपीय महाद्वीप के देश पुराने विचारों को छोड़कर आधुनिक विचारों को अपनाने लगे। देखिए याद रखिएगा, पुनर्जागरण मतलब पुराने विचार से हम नए विचारों मतलब कि अपनाने लगेंगे। आधुनिक विचार के साथ जीवन शैली में भी बदलाव आएगा। और जब आधुनिक विचार आएंगे तो विचार आने पर शैली में भी बदलाव आएगा। अभी आप लोग को पता होगा कि अभी के ज़माने में पुराने ज़माने वाले कपड़े नहीं पहने जाते, तो नए शैली, जब नए विचार आएंगे तो नए जीवन शैली सभी अपनाने लगेंगे। पुराने अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों का अंत होने लगा, अंधविश्वास को लोग छोड़ने लगे, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हो रहा था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपका याद रखिए 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किन्हीं 3 का ही आपको उत्तर देना है, लेकिन मैं सभी का यहाँ पे उत्तर दे रहा हूँ ताकि किन्हीं 3 का भी आप लोग एग्जाम में जानोगे तो लिख के आओगे। इसलिए मैंने बोला कि तीनों मॉडल पेपर का आप सॉल्यूशन हमारे चैनल से कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए धार्मिक आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित हैं। क्या क्या है देखिए, देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप उत्तर यूरोप प्रोटेस्टेंट हो गया तथा दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप पूर्ववत कैथोलिक बना रहा। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के मध्य भयंकर मतभेद व पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न हो गया। इन मतभेदों के होते हुए भी प्रोटेस्टेंटों और एवं कैथोलिकों में काफ़ी साम्य था व शत्रुतापूर्वक घृणा 30
वर्षीय युद्ध के काल में चरम सीमा पर पहुंच गई। जर्मनी में 30 वर्षीय युद्ध की बड़ी भयंकर व निर्दयता के साथ हुआ। तो ये सभी आप एक बार देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप के राष्ट्रों में सुदृढ़ राजतंत्रों का विकास संभव हो पाया। ठीक है, यही आंदोलन के कारण अपने अधिकारों की वृद्धि एवं सुदृढ़ राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों से प्रेरित होकर राजाओं ने धार्मिक मतभेद या सहिष्णुता का कठोरतापूर्वक दमन किया। आगे देखिए, यद्यपि प्रारंभ में धार्मिक आंदोलनों के फलस्वरूप बड़ी धार्मिक कट्टरता, असहिष्णुता, शत्रुता उत्पन्न हुई, परंतु कालांतर में धीरे धीरे सने मतलब धीरे धीरे यूरोप के विविध धार्मिक संप्रदायों के पारस्परिक सहिष्णुता, उदारता एवं संभावना का संचार हुआ। 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको इतना लंबा लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद अभी से आदत बना लीजिए। ऐसे कौन से कारण थे जिससे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली? नौचालन मतलब नाव चलाने में सहायता मिली। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे क्या होगा आंसर। 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री यात्राओं ने एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए। सन 1380 ईस्वी में ही दिशा सूचक समझ रहे हो, जिसको कंपास भी बोलते हैं, जो आपको दिशा बताता है कि कौन से दिशा में ट्रैवल करना है। 1380 में ही दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो चुका था। इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से यूरोप वासियों ने नए नए क्षेत्रों की ठीक जानकारी प्राप्त की, क्योंकि ये आपको दिशा बता देता था। तो दिशा बता देता था तो नई जगह दूसरे जगह जाने में आसानी होने लगी, है ना। इसके अतिरिक्त यात्रा के साहित्य और विश्व वृत्तांत में वे भूगोल पर लिखी पुस्तकों ने 15वीं शताब्दी में अमेरिका महाद्वीप के बारे में यूरोप वासियों के दिलों में रुचि उत्पन्न कर दी। स्पेन और पुर्तगाल के शासक इन नए क्षेत्रों की खोजों के लिए धन देने को भी तैयार थे, और ऐसा करने के लिए उनके आर्थिक, है ना, धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य भी थे। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता देने वाले कारण निम्नलिखित थे। ये देखिए, आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है ना, इतना मैंने आपको जानकारी के लिए दिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से शुरू कर सकते हैं। इतना दूर तक मैंने आपको जानकारी के लिए दी। अब यहाँ से देख लीजिए आंसर। ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप के बहुत से लोग जैसे पुर्तगाल और स्पेन के निवासी एवं उनके शासक दूसरे देशों से सोना चांदी प्राप्त करके विश्व के सबसे अमीर लोग बनना चाहते थे। याद रखिए कि पुर्तगाल और स्पेन के निवासी सभी देशों से सोना चांदी प्राप्त करके सबसे अमीर बनना चाहते थे। इनका कारण था प्लेग और युद्धों के कारण जनसंख्या में अत्यधिक कमी आई और व्यापार में मंदी आ गई थी। ठीक है, आगे देखिए, संसार के कुछ देशों के वासी अपनी ख्याति एवं प्रसिद्धि दुनिया के लोगों के सामने रखना चाहता था अपने नाम प्रसिद्धि के लिए, है ना। ऐसा करने के लिए वे अनेक समुद्री यात्राओं पर निकल पड़े। यूरोप के ईसाई अधिक से अधिक लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करके दूर से दूर देशों की यात्राएं करने को तैयार थे। याद है, ये इन लोग अपने धर्म में मतलब कि लाने के लिए दूर से दूर जाना भी इन लोगों को पसंद था। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि भी हुई। ऐसा समझा जाता था कि व्यापार के समानांतर यूरोपीय लोगों का इन देशों में, है ना, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। वे इन गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में अपनी बस्तियां स्थापित कर लेंगे, ऐसा लग रहा था। इस प्रकार बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मपरायण ईसाइयों को यूरोपीय नौचालनकारियों की ओर उन्मुख किया। वे देखिए क्या क्या मुख्य कारण था। वे अपनी प्रसिद्धि पाना चाहते थे, सीधा शॉर्टकट में याद रखिए, आप लोग इसको जोड़ के लिखिएगा। दूसरी चीज़ें, वो क्या करना चाहते थे, अमीर बनना चाहते थे, सोना चांदी की खोज में गए। ठीक है, और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया क्या, कि वो अपने धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए आ गया है। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया कैसे? तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लंबे लंबे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका के खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को निम्नलिखित प्रकार से जन्म दिया। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कारण दे दिया है, चलिए देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका की खोज से पुर्तगाल और स्पेन को भारी मात्रा में सोने चांदी की प्राप्ति हुई। इसे देखकर फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड और इटली जैसे देश आश्चर्यचकित रह गए। फलतः ये देश भी अमेरिकी महाद्वीपों में अपनी अपनी बस्तियाँ बनाने के लिए प्रयास करने लगे। इस प्रकार उपनिवेशवाद और वहाँ के प्राकृतिक दोहन करने के दौर में विश्व के अनेक देश सम्मिलित हो गए। देखिए, उपनिवेशवाद मतलब जाकर कहीं पे भी अपना वहाँ पे कब्जा कर लेना या फिर वहाँ पे अपना दबदबा बनाकर वहाँ की संपत्ति लाना। ठीक है, इस क्रम में स्पेन ने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के अनेक हिस्सों पर तथा फ्लोरिडा एवं आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, है ना। पुर्तगाल ने ब्राज़ील पर अधिकार कर लिया। देखिए, इंग्लैंड ने अटलांटिक सागर की तटवर्ती 13 बस्तियों, कैरिबियन के कुछ टापुओं तथा मध्य अमेरिका में ब्रिटिश होडराज पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। आप लोगों को पता होगा, इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा देशों में अपना उपनिवेश बनाया था। ठीक है, आगे देखिए, हॉलैंड ने उत्तरी अमेरिका की हडसन घाटी तथा कैरिबियन के कुछ द्वीपों सहित गुयाना पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उपनिवेशवाद की दौड़ में आगे चलिए देखते हैं।
स्वीडन भी पीछे नहीं था, उसने भी उत्तरी अमेरिका की प्रसिद्ध घाटी दिलावरे नदी की घाटी पर अपना अधिकार जमा लिया। अमेरिका, अब तीसरा कारण देखिए, अमेरिका की खोज यूरोपीय देशों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी सकारात्मक रही है ना। इन देशों में सोना चांदी की बाढ़ सी आ गई थी, फलतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार और औद्योगिक को काफ़ी बढ़ावा मिला। 1560 ईस्वी से लगभग 40 वर्षों तक सैकड़ों जहाज निरंतर दक्षिणी अमेरिका की खानों से चांदी स्पेन लाते रहे। याद रखिएगा, औद्योगिकरण की विस्तार से, औद्योगिकरण मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि चारों तरफ फैक्ट्रियां बनना, ये सारी सभी चीज़ों का विस्तार होने लगना के विस्तार से यूरोपीय कारखानों देखिए द्वारा भारी मात्रा में उत्पाद तैयार किया जाने लगा, जिसे बेचने के लिए नए नए बाजारों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इससे भी उपनिवेशवाद को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, अपने सामान को इधर से उधर भेजना, है ना। अब पढ़ लीजिएगा आगे देखिए, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक विवेचना करें। दुनिया के विभिन्न देशों में रेलवे के आ जाने पर रेलवे मार्ग के विस्तार ने औपनिवेशिक राष्ट्रों को बहुत फर्क दिया। क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। रेलवे से परिवहन का एक साधन मिल गया जो पूरे साल भी दुनिया के कई हिस्सों में सुलभ था, है ना। उन्होंने औद्योगिकरण के तरीकों को बढ़ाने में भी मतलब कि बदलाव दिया। क्या होता था कि रेलवे से कच्चे माल को ढोना भी आसान हो गया, जिसके कारण औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिला। औद्योगिकरण को क्या मिला, बढ़ावा मिला। उन्होंने सस्ती दर पर भारी माल के परिवहन को भीतर भी अंतर किया। वही मैंने क्या बोला कि भारी माल इसमें कम मतलब कि परिवहन के खर्च पर लाया जाने लगा। विविध देशों के हिस्सों में शामिल हो गए और कपड़े को आसानी से लेने में फ़र्क किया, ठीक है। और आगे देखिए, उन्होंने व्यापार के खुलने का एक हिस्सा दिया जो त्वरित रूप से विनिमय और वाणिज्य में तेजी लाए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रेलवे के आने से दुनिया के विशिष्ट राष्ट्र जुड़ने लगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो था, जापान के विकास के साथ साथ वहाँ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आए, तो चलिए देख लेते हैं। जापान का एक आधुनिक समाज में बदलाव रोजाना की ज़िंदगी में आए परिवर्तनों में भी देखा जा सकता है ना। परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियाँ, है ना, परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। परिवार के मुखिया के नियंत्रण में पूरा परिवार रहता था। लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध और संपन्न हुए, परिवारों के संदर्भ में नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी भाषा का शब्द का इस्तेमाल करते हुए होम कहते हैं, का संबंध मूल परिवार से है, जहाँ पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते हैं। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नई तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार की मांग पैदा कर दी। देखिए यहाँ पे देखिए, होम का मतलब यहाँ पे समझिए कि क्या हुआ कि संबंध मूल परिवार से, छोटा परिवार से, पति पत्नी के साथ रहकर कमाते हैं और वहाँ पे अपनी मतलब कि अपनी मांग को पूरा करते हैं। जैसे अपना मनोरंजन हो गया, पारिवारिक मांग जो भी नीड है, ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों को पूरा करना। 1920 के दशक के निर्माण में कंपनियों द्वारा शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन प्रति माह की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए गए। यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की मासिक आय 40 येन प्रति माह थी। जापान के विकास के साथ साथ नवीन घरेलू उत्पादों जैसे कुकर, टोस्टर आदि का प्रयोग होने लगा, ठीक है। आधुनिकता के प्रसार ने नवीन मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रभावित किया। ट्रामों के आने से आवागमन की गतिविधियां आसान हो गई। ट्राम आ गए हैं ना, आने जाने में आसानी होने लगा। आपको ट्राम गाड़ी अभी भी देखना है तो कलकत्ता में दिख जाती हैं। मनोरंजन के नए नए साधनों का आविष्कार हुआ। 1899 में फिल्मों का निर्माण होने लगा। सन 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपका सारा क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी मेहनत से मैंने तैयार किया। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप के दोनों ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के सारे लेक्चर, सारे PDF आपको दिए जाएंगे समझाकर। तो मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।